हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है, जहाँ तभी युहाओ अचानक से किसी तरीके की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जियान किसी अलग ही डायमेंशन में आ जाती है। और जब यह आसपास के एरिया को देखती है तो ये काफी ज्यादा हैरान दंग रह जाती है और ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे चली जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे अचानक से यह क्या हुआ। बी जिंग चैन, आखिर यह सभी ही अचानक से कहाँ चले गए। और तभी यहाँ पे कोई आता है और कहता है, जियान क्या हुआ। और यह यहाँ पे स्वॉर्ड मैन को देख चौंकते हुए कहती है, जुई चैन, आखिर मैं क्यों बाकियों को नहीं देख पा रही हूँ। तो जुई चैन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता और तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर जियम चारों तरफ देखते हुए कहती है, आखिर सभी लोग ही कहाँ चले गए हैं। और तभी जुई चैन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे जियान की गर्दन पर रख देता है। और जुई चैन को ऐसा करता देख जियान काफी डर सा जाती है और घबराते हुए कहती है, जुई चैन, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी यह पूरा डायमेंशन गायब होने लगता है और जहाँ पे जुई चैन का ब्लेड था वहाँ पे युहाओ का गोल्डन क्लो होता है। और युहाओ कहता है, ये तो काफी आसान था और अब कोई हैरानी नहीं है कि आप मुझसे पहले क्यों नहीं लड़ना चाहती थी। सिस्टर जियम, आपको तो काफी लंबे समय पहले ही पता चल जाना चाहिए ताकि आप मुझे हरा नहीं सकती हैं। और जियम काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है, तुमने ऐसा कैसे किया। और इस चीज को देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कि मुझे इस चीज के पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अगर मैं इसे अपनी खुद की आंखों से नहीं देखता, युहाओ जो कि अपने सिर्फ एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता है, उसने असल में बड़ी ही आसानी से जिस्टर जियान को अपने ही दम पे हरा दिया है। जबकि इस तरह जियम दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो गई होती है और यह कहती है, आखिर तुम तब मुझसे कैसे लड़ सकते हो जबकि मैं तैयार भी नहीं थी और मैं अपनी इस हार को नहीं मानती हूँ। युहाओ, चलो दोबारा से फाइट करते हैं। और इतना कह के जियान एक ब्लैक मिस्ट को रिलीज करने लगती है और यह ब्लैक स्मोक युहाओ को चारों तरफ से घेरने लगता है। और फिर युहाओ डोंगर की तरफ काफी प्यार भरी नजरों से देखता है, जबकि डोंगर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि युहाओ इसकी तरफ क्यों देख रहा है। जबकि बीबी हैरान होते हुए कहता है, क्या ये दोनों वापस से लड़ने वाले हैं। लेकिन ये युहाओ डोंगर की तरफ देख के क्या कर रहा है। और जब डोंगर युहाओ को इस तरीके से देखते हुए देखती है तो यह मन में कहती है, मैंने अभी नोटिस किया कि युहाओ की आंखें बदल गई हैं और इसकी आंखें अब एंडलेस सॉफ्टनेस से भर गई है और यहाँ तक कि मैं इसकी आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन को भी देख सकती हूँ और मैं सिर्फ इसकी एक नजर से ही इसे फील कर सकती हूँ। और वैसे भी हमारे दिल भी कनेक्ट हो चुके हैं और यह जो नया रास्ता है इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और इस तरफ युहाओ ने आंखें बंद कर ली होती है और जियम कहती है, युहाओ, अब क्या तुम हार मानोगे। अगर तुम नहीं लड़ सकते हो तो तुम्हें अपने आप के ऊपर जोर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही वह अपनी आंखों को खोलता है तो ये कॉफी जोर से ग्लो करने लगता है और इसके चारों तरफ फॉर्मेशन सी बन जाती है और युहाओ इतना ज्यादा ग्लो कर रहा होता है कि बाकी के लोग देख भी नहीं पाते हैं। और तभी इस लाइट में से डोंगर अपीयर होती है और एक और डोंगर को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। और जैसे ही युहाओ अपने हाथ को मूव करता है तो ये दूसरी डोंगर भी अपने हाथ को वैसे ही मूव कराती है और यह वाली डोंगर बस अपना एक ही अटैक करती है इस मिस्ट के अंदर और यह मिस्ट यहाँ से गायब हो जाता है। जबकि जियान खास रही होती है और यह परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मुझ पर अटैक तब कैसे हो सकता है जबकि मिस्ट मुझे कवर कर रखा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे मुंह को जबरदस्ती पकड़ रखा है। और युहाओ इधर कहता है, सिस्टर, क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहो। जबकि इस तरफ जियान की हालत काफी खराब होती है और यह मन में कहती है, मैं अपनी मार्शल सोल को अब और समझ नहीं कर सकती हूँ और मेरी बॉडी लगातार कान पे जा रही है और मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं और भी पहले महसूस किया है, इस स्प्लिट सेपरेशन को। और तभी जुई चन युहाओ के ऊपर टूट पड़ता है और इसे काफी जोरों से हिलाते हुए कहता है, युहाओ, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। ये सच में काफी औसम था। जल्दी से बताओ मुझे। रुको, मुझे बताओ मत, मुझे जल्दी से सिखाओ इसे कि कैसे करते हैं। तो युहाओ कहता है, ब्रदर्स जी, आप ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप किसी के साथ काफी गहरे प्यार में हो और मेरे मन में सिर्फ डोंगर ही है। यहाँ तक कि जब मैं लाइफ एंड की सिचुएशन में था तब भी। और ये दुनिया की बाकी की स्पिरिचुअल एबिलिटीज की जैसी नहीं है कि यह मेरी खुद की एक स्पेशल एबिलिटी है और मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था डोंगर के क्लोन के अपीयर हो जाने के बाद। जबकि जुई चन काफी एक्साइट होते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम हमेशा ही मुझसे एक कदम आगे रहोगे। तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन अब जब तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो ही गए हो तो मैं भी काफी ट्रेनिंग करके तुम्हारे जितना स्ट्रांग होना चाहता हूँ।
और बीबी कहता है, युहाओ तुम इस बार ही हमारे सीक्रेट वेपन भी होने वाले हो, और ऐसा दिखता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, क्योंकि पहले जो तुमने अभी एबिलिटी दिखाई थी वो वास्तव में इनविंसिबल थी, और वाकई में तुम्हारी सेकंड सोल स्किल तो कमाल की थी। वैसे तुम अभी किस रिलम में हो? और फिर थोड़ी देर से वापस से बीबी कहता है, हमने नो फ्लाई जोन को भी पार कर लिया है, तो अब हम अपने सोल गाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उड़ने के लिए। और फिर हमें मिंग दू सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस जूजी से पूछते हैं, फादर कैसे हैं? तो जूजी कहती है, इम्पीरियल डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि एम्परर की बॉडी अब और ज्यादा नहीं टिक सकती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है, ये सच में बदकिस्मती है जो फादर की जिंदगी अब और ज्यादा नहीं बची है, और ना जाने इस पे मिलिट्री कैसे एक्ट करेगी। तो जूजी कहती है, वो शांत थे, जब से हमने वही शन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल किया है तब से मिलिट्री से जो अपोजिशन था वो डिसअपीयर गए, तो निश्चित रूप से उन्हें आना पड़ेगा। और 5 जनरल्स काफी स्ट्रांग लोग हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, और माना जाता है कि उनमें से कुछ बाकी के प्रिंस के हैं, जबकि कुछ दुश्मन है। और जूजी आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंस कहता है, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर वो मर जाते हैं तो फिर तुम उन्हें रिप्लेस कर सकती हो, जिसके लिए जूजी भी मान जाती है। और प्रिंस कहता है, जूजी तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और बाद में जब मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तब मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, और तब तुम इस पूरी दुनिया की मदर होगी। तो जूजी प्रिंस के आगे झुकते हुए कहती है, योर मेजेस्टी आप जानते हैं ना कि मेरी सिर्फ 2 ही इच्छाएं हैं। पहली यह कि मैं हर दम आपके साथ रहूं, जबकि दूसरी यह है कि मैं स्टार लू एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। जिस पर प्रिंस कहता है, तुम्हारी ये दोनों ही इच्छाएं पूरी होंगी, और मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और सिर्फ तुम एकलौती हो जिसने मेरी जान बचाई थी, और अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का ही मर चुका होता। और जितने भी सबोर्डिनेट्स मेरे आसपास रहते हैं उन सभी में तुम सिर्फ एकलौती हो, जिसकी वजह से मुझे सेफ महसूस होता है। और टूर्नामेंट के लिए तैयारियां कैसे चल रही हैं? तो जूजी बताती है, सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही चल रहा है। और प्रिंस कहता है कि क्या शेरक कॉलेज से कोई आया है क्या, क्योंकि वो लास्ट ईयर के चैंपियन थे। वैसे तो वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन हम उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। और इस बात को सुनकर जूजी चौंक जाती है, और प्रिंस कहता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि शरक कॉलेज से जो लोग हैं हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि श्रेक कॉलेज और हमारे सिनेमून इम्पीरियल रॉयल कॉलेज के बीच में कैसी फाइट होगी, और ना जाने वो फाइट कितनी ज्यादा हैरत एंगेज होगी। जबकि इस तरफ बीबी कहता है, चलो सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि मिंदू पहुँचने के लिए अभी हमें 100 किलोमीटर जाना है। और फिर यह सभी लोग एक जगह बैठ के आराम करने लगते हैं, और तभी डोंगर युहाओ के पास आके कहती है, युहाओ चलो कुछ खाते हैं। और फिर यह किसी चीज को युहाओ को अपने हाथों से खिलाने लगती है, किसी बच्चे की तरह। और जब डोंगर इतने प्यार से युहाओ को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, तो इस चीज को देखकर एसक्यू सनशी जियांग नान से कहता है, हनी मेरे लिए कुछ खाना बना दो। तो जियांग नान हंसते हुए खाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी अभी उम्र क्या है? तो जू सांसी बच्चों की तरह एक्ट करते हुए कहता है, मैं अभी सिर्फ 3 साल का ही हूँ, और मुझे अब भी खाना खाना नहीं आता है। तो जियांग नान इसके धरते हुए कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि इस तरफ केटू सियो सियो के हाथ को पकड़ के कहता है, सियो सियो चलो मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो, हाल ही में तुमने खाना खाना कम कर दिया है, और देखो तो कि तुम कितनी पतली और कमजोर दिख रही हो। तो सियो सियो कहती है, मैं युहाओ की तरह बीमार नहीं हूँ, मैं यह अपने आप कर सकती हूँ, और तुम भी तो कितने पतले दिख रहे हो, इसलिए तुम्हें खुद जाकर खाना खाना चाहिए। और इन रोमांटिक सीन्स को देख के जियान का माथा खराब होने लगता है, और यह कहती है, मैं ही इडियट हूँ जो मैं यहाँ पे आई, और जो कोई भी प्यार में पड़ता है उन सभी की ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही जने होते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, जो कि जियान और जुई चन होते हैं, और ये दोनों ही उदास होते हुए कहते हैं। हालांकि यह सभी बच्चे ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी युहाओ सभी को अलर्ट करते हुए कहता है, यहाँ पे कोई आ रहा है। और इस चीज को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, और युहाओ बताता है, वो एक टीम है जिसके अंदर पूरे 14 लोग हैं, और उन सभी ने ही ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, और उन सभी के पास ही हॉर्न स्केल हॉर्स हैं, और लगता है कि यह लोग अमीर हैं। और यह जो हॉर्न स्केल हॉर्सेज होते हैं ये ऑर्डिनरी हॉर्सेज से अलग होते हैं, क्योंकि ये सोल बीस्ट है। और वैसे तो यह अटैक करने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इनका डिफेंस और स्टेमिना काफी बेहतर और अच्छा होता है, और तो और इनकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। और एक हॉर्न स्केल हॉर्स की कीमत कम से कम 5000 से 10,000 गोल्ड सोयल कॉइन्स होती है। और यह जो सभी लोग इन पर सवारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यह सभी ही अमीर हैं। और तभी ये लोग भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं,
और कहते हैं कि क्या आप लोग भी मिंगू जा रहे हैं सोल मास्टर एलाइट टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए। जिस पर बी कहता है, हाँ बिल्कुल, हम टांग सेक्ट से हैं और हम मिंगू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ही जा रहे हैं। और टांग सेक्ट का सुन के ये बंदा चौंक हुए कहता है, मैंने इस नाम को पहले भी सुन रखा है, ये तो काफी पुराना सेक्ट है ना। हम लोग हेवनली आर्मर से हैं और हम भी यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए ही आए हैं और हम सभी ही काफी दूर से आए हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। जिस पे बी कहता है, हाँ बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं और हमने काफी सारा मीट सूप को बनाया है और अगर आप लोग चाहें तो हम उसे आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था कि हम आपसे यहाँ पे मिले। जबकि इस तरफ युहाओ डोंगर की गोद में सो रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनका लीडर एक मोटा सा लाल लड़का होता है किसी टमाटर की तरह, और यह कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है, तो चलो चल के वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। अरे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले से ही हैं। हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनका ग्रुप का एक लीडर मोटा सा लाल लड़का होता है किसी टमाटर की तरह, और यह कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है, तो चलो चल के वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। अरे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले से ही हैं और तभी यहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनका लीडर एक मोटा सा लाल लड़का होता है किसी टमाटर की तरह, और ये कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है, तो चलो चल के वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। अरे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले से ही हैं और क्या वो हॉर्न स्केल हॉर्सेस है, लेकिन बदकिस्मती से ये फ्लाइंग सोल गाइड डिवाइस से काफी स्लो होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि शायद ये पार्टिसिपेंट्स हैं। और यह यहाँ पे आते हुए कहता है, मुझे काफी भूख लगी है, तो तुम में से किसके पास खाना है। और मेरा खाना खत्म हो चुका है क्योंकि रेडिएंट सिटी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और अगर हम लोग वहाँ पे मिलते हैं तो मैं तुम लोगों को वहाँ पे एक खाने की ट्रीट दूंगा, इसलिए जल्दी से भाई लोग बताओ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए है क्या है, तो कुछ मुझे जल्दी से दे दो। लेकिन तभी इसकी नजर डोंगर के ऊपर पड़ जाती है जो कि युहाओ को सुला रखी थी और यह इस पर लट्टू होते हुए कहता है, ये लेडी तो कितनी ब्यूटीफुल है। और यह डोंगर के पास जाते हुए कहता है, हे ब्यूटी, मेरा नाम फैंग लिंग है और मैं काफी महान व्यक्ति हूँ और मैं हेवन गेट सेक्ट का एक जीनियस भी हूँ और तुम जो इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तो डोंगर इससे कहती है, मोटे दफा हो जा। और इस चीज को सुनकर फेलिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने अभी अभी यह क्या कहा और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे से कहने की, और क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं हेवन गेट सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मेरा भाई हेवन गेट सेक्ट का मास्टर है। और तभी सुई चन काफी तेजी से इसके पीछे आ जाता है और काफी डरावनी तरीके से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो फेलिंग कहता है, क्या तुम कोई पागल हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो जुई चन वापस से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो, और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ, और यहाँ से बच के भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और बी जुई चैन की मदद करने के लिए आगे आने लगता है। तो जियान इसे रोकते हुए कहती है, बी चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा, और चलो अभी उसे थोड़ा सा खेलने दो। और इस तरफ लिंग फैंग ने कैनन से अटैक कर दिया होता है और कहता है, बाहर में जाओ। और इसे ऐसे कैनन से अटैक करते देख बी काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि यह कमीना तो चीटिंग कर रहा है, जबकि जियान को भी काफी चिंता होने लगती है और ये कहती है, आखिर यह इस रेंज में कैसे कैनन को मार कर सकता है। जबकि इस तरफ जुई चैन भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये तुरंत ही अपने सॉलिटेरी शॉट डोमेन को इस्तेमाल करता है और यह अपनी स्वॉर्ड से फैंग लिंग के कपड़ों के चिथड़े उड़ा देता है और इस वजह से फैंग लिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और यह वाकई में देखने में काफी ज्यादा भद्दा दिख रहा होता है और इसे देख के तो स्वॉर्ड मैन का मूड भी खराब हो जाता है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ स्वॉर्ड मैन को देखते हुए कहता है, इसकी स्वॉर्ड डोमेन तो स्ट्रांग होती जा रही है और आखिर यह कब से इतना शांत और जेंटल हो गया है अपने अपोनेंट के साथ। और डोंगर चौंकते हुए कहती, ओ युहाओ तुम उठ गए। जबकि इस तरह फेलिंग अपने लोगों के साथ यहाँ से दुम दबा के भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए अपनी साथियों से कहता है, यहाँ से जल्द बाहर निकलो। जबकि इस तरफ सुई चैन का मुंह पूरी तरीके से उतरा हुआ होता है और यह कहता है, ये तो कितना बोरिंग था और इससे लड़ने में तो मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और शाम तक ये सभी ही मिंगू पहुंच गए होते हैं और यहाँ के मंगवी होटल के अंदर एक लेडी इनका स्वागत करते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी ही यहाँ पे सोल मास्टर एलाइड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और भाई लोग, क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि डोंगर ने वापस से भेस बदल लिया है, मतलब कि वापस से लड़का बन गई है।
और युहाओ अपनी स्पिरिचुअल लाई से इस पूरे होटल को देखता है और इसे अच्छे से चेक करता है, और जिनके भी अंदर सोल पावर फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही उन्हें ये इग्नोर कर देता है। और यहाँ पे टोटल 34 सोल मास्टर्स है 7 रिंग्स वाले, जबकि 4 रिंग्स वाले 216 लोग हैं, जबकि 178 लोगों के पास सिर्फ 3 ही सोल रिंग्स हैं और बाकी के 50 के पास तो सिर्फ 3 रिंग्स भी नहीं है। और यह मन में कहता है लेकिन इस बार यहाँ पे काफी सारे सोल सेक्ट हैं, तो शायद इस टूर्नामेंट के अंदर कई हिडन ड्रैगन्स और टाइगर्स छिपे हुए देखने को मिले। और तभी कोई युहाओ को काफी प्यार से पुकारता है, तो युहाओ भी पहचान जाता है कि यह प्रिंस जियो जियो है, मतलब कि यह जो लड़की है ये स्टार लो एम्पायर की जियो जियो प्रिंसेस है। और यह कहती है तुम लोगों को मैंने पहले भी देखा था और मैं पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन अब पता चला है कि तुम लोग सच में यहाँ पे आए हो। और युहाओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो युहाओ कहता है चिंता करने के लिए थैंक यू, और ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम है। और इस चीज को सुन के जियो जियो चौंक जाती है और मन में कहती है क्या ये सच में छोटी सी प्रॉब्लम है? और फिर यह युहाओ से पूछती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया, लेकिन क्या तुम अब भी शेरक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? जिस पर युहाओ मना करते हुए कहता है नहीं, इस बार ही हम शेरक कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। और इस चीज को सुनकर जियो जियो चौंक जाती है और यह कहती है कि अगर इस बार ही तुम लोग शेरक कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो? तो बीबी कहता है इस बार ही हम टांग सेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इस बार ही हमारा गोल टंग सेक्ट की रेपुटेशन को रिवाइव करने का है। और इस चीज को सुन के जियो जियो कहती है अगर यह चीज कोई और कहता तो मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब तुम लोग ये कह रहे हो तो ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और फिर यह एक गोल्डन कॉइन को देते हुए कहती है ये हमारे स्टार लुओ का एक टोकन है, और अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम लोग बस इसे इस्तेमाल करना मुझसे मिलने के लिए, और अगर वो चीज मेरी पावर के अंदर हुई तो मैं जरूर तुम लोगों की मदद करूंगी। और फिर ये लोग प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं मुझे उम्मीद है कि हमारे पास फ्यूचर में मौके होंगे एक साथ कोऑपरेट करने के। जिसके बाद प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है। तो बीबी युहाओ से पूछता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो युहाओ कहता है मैं तो बस यही सोच रहा था कि यह तो बस एक टूर्नामेंट ही है, तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत होगी हमें जिससे प्रिंसेस से हमें मिलना पड़े। लेकिन क्या आपको लास्ट टाइम वाला मिंगो इंसिडेंट याद है? तो बीबी कहता है क्या तुम्हारा मतलब बॉडी सेट के अटैक से है? क्या तुम्हें ये लगता है कि ये आपस में रिलेटेड है? जिस पे युहाओ कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, हालांकि स्टार लू एम्पायर के खिलाफ एक और स्नैक अटैक का होना पॉसिबल है। और इस बात को सोच के बीबी और युहाओ उदास होने लगते हैं। तो जू सांसी कहता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बॉडी सेट के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस टूर्नामेंट को अटेंड करे, लेकिन हमें उन्हें भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो सीओ सीओ चिल्लाते हुए कहते हैं क्या वो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे? तो जियांग नान कहती है अगर वो आते भी हैं तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बीबी कहता है हाँ मैं भी युहाओ की बात से सहमत हूँ, लेकिन युहाओ तब तक तुम्हें मैच के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक की जरूरत ना पड़े। और बीबी की इस बात से युहाओ इनकार करते हुए कहता है ब्रदर बीबी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो पहले ही मैच से कम्पीट करना चाहता हूँ। तो सभी लोग युहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ, और तो और तुम हमारे एक सीक्रेट वेपन हो, और एक सीक्रेट वेपन को छिपा के रखा जाता है। तो युहाओ कहता है प्लीज तुम लोग पहले वो तो सुन लो जो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। बैटल से जो मुझ पर प्रेशर पड़ेगा वो एक से सोल एनर्जी को मेरी बॉडी के साथ तेजी से इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है, और मेरे लिए तो ये लक की बात है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यह सबसे बेस्ट मौका है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकता हूँ तो मैं तुरंत ही अपनी हार मान लूंगा और लौट आऊंगा। तो वांग डोंग कहता है मैं इस चीज के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग और स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन अपोनेंट्स भी तो लॉन्ग रेंज अटैक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब तुम क्या करोगे? और तुम बिना सोल गाइड्स के फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते हो। तो युहाओ मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और क्यों ना तुम लोग मुझे फर्स्ट नॉकआउट राउंड के अंदर जाने दो, और तुम लोग अपनी आंखों से देख ही लेना कि क्या होता है। और अगर मैं सच में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो मैं अगले मैच में पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगा, और अगर मैं टिक भी जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 राउंड से ज्यादा नहीं लड़ूंगा। और अब तुम लोगों को इस पे क्या लगता है? तो डोंगर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हें हरदम अपनी सेफ्टी को आगे रखना होगा, और यह सभी के लिए ही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा है। जिस पर युहाओ कहता है चिंता मत करो मैं मरूंगा नहीं। तो जू संशी हंसते हुए इन्हें रोकते हुए कहता है क्या तुम दोनों को डर नहीं है कि अगर बाकी के लोग इस सिचुएशन को देखते हैं
तो वो लोग कहीं कोई गलतफहमी ना पाल ले। और जू सांसी की इस बात को सुन के ये दोनों ही चौंक हुए एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और फिर जू सांसी इन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, अगर तुम दोनों चाहते हो कि बाकी के लोग तुम दोनों को गलत ना समझे, तो तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम सबके सामने ऐसे एक दूसरे के करीब ना आओ।